तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करते हुए वो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो इसके पहले वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन बस आपका न्यूमेरिक वैल्यू थोड़ा सा चेंज होता है। तो अभी मैं यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लगभग 20 से 30 क्वेश्चन कवर कर लिया था। अभी मैं इसके आगे का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी फटाफट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 31 क्वेश्चन दिया है कि एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलाम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलाम के आवेश निकल जाते हैं, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए अभी कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ गया होगा कि जब 1500 प्रवेश किए और 1500 निकल गए तो इसका मतलब धारा का मान तो कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सी आपका राइट आंसर नहीं होने वाला। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको फॉर्मूला पता है कि जो धारा होता है वो आवेश प्रवाह की समय दर होती है। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की समय दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है। अभी आपको दिया है कि जो आपका आवेश है वो 500 कूलाम है। ठीक, और जो आपका टाइम दिया है वो दिया है 5 मिनट। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जो टाइम होता है उसका यूनिट सेकंड होता है, ना कि मिनट। तो मैं इसको सेकंड में चेंज करूंगा, तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अभी मैं इसको डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6×5 = 30, है ना। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 30 और 30। इसके बाद यहाँ पे आपका ये 1500 कूलाम है ना, तो यहाँ पे जीरो से जीरो यहाँ पे भी कैंसिल। 3 से जब 15 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो यानी धारा का मान कितना आ गया आपका, 5 एम्पियर की धारा जो है पूरे सर्किट में फ्लो होगी। तो बी आपका राइट आंसर बनेगा, ना कि सी। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 200 वोल्ट की एक लाइन से जुड़े 5 एम्पियर की विद्युत धारा को वहन करने के लिए, मतलब उसमें फ्लो कराने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। ठीक है, कह रहा है कि 400 ओम का आपका रेजिस्टेंस लगाना है, तो कितने रेजिस्टेंस लगाए जाएं कि जो 5 एम्पियर की विद्युत धारा है वो 200 वोल्ट वाले लाइन पे फ्लो हो जाए। तो देखिए अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, जस्ट उसी फॉर्मूले का यूज करना है। आपको क्या पता है कि ओम ने ये बताया था V = IR। ठीक है, ये ओम का फॉर्मूला था जहाँ पे आर आपका क्या है, प्रतिरोध होता है। ये फॉर्मूला उन्होंने बताया था। अच्छा, अभी आपको वोल्ट भी मिल गया है और धारा का मान भी मिल गया है। सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस निकाल लेना है कि इस वाले सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसका रेजिस्टेंस जो है वो निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आई V = IR हमारा फॉर्मूला होता है। अगर उसमें हम आर की वैल्यू निकालें, ये आपका फॉर्मूला हो गया V = IR। अगर आर की वैल्यू आप निकालेंगे तो V/I हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो V की वैल्यू है वो दिया है आपका 200 वोल्ट। ठीक है, और I की वैल्यू आपका दिया है 5 एम्पियर। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 40 बार, मतलब एक प्रतिरोध का मान आपका आ गया है 40 ओम। ठीक है, ये आर का मान यहाँ पे निकल गया कि प्रतिरोध का मान आ गया है 40 ओम, मतलब एक प्रतिरोध में 40 ओम रहेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब लेकिन हमें बनाना क्या है कि हमें 400 ओम जो है वो बनाना है कैसे भी करके। तो मेरे एक प्रतिरोध का रेजिस्टेंस है 40 ओम, अब मुझे बनाना है 400 ओम। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे ऐसे करके 10 रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे, तभी मुझे 400 ओम का प्रतिरोध मिलेगा। समझ गए आप लोग। यहाँ पे देखिए 40 है, ये 40 मतलब ये है कि एक प्रतिरोध का मान है। अभी मुझे जब 400 ओम बनाना है तो क्या करना होगा, इससे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरा 400 ओम प्रतिरोध जो है बनेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक प्रतिरोध का मान 40 है तो 40 से डिवाइड किया तो आ गया आपका 10। ऐसे करके मुझे 10 रेजिस्टेंस जो है वो लगाने पड़ेंगे। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 10 रेजिस्टेंस आपको लगाने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है, तो प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा की गणना कीजिए।
कि वो कितना हीट जो है वो जनरेट करेगा। तो देखिए जब 1 वॉट का हीटर होता है तो वो 3600 जूल जो है उसमें प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अभी इन्होंने बताया कि 1 किलो वाट का है, तो दैट मीन्स ये कि 3600 आपका है ही जूल, है ना। यहाँ पे किलो इन्होंने लगा दिया, इसका मतलब 10 के पावर 3 करना पड़ेगा, इतना जूल उष्मा जो है ये उत्पादित करेगा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3600 गुणे 10 के पावर 3 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है। ध्यान देना है आपको, प्रतिरोध नहीं पूछ रहा, प्रतिरोधकता पूछ रहा है, यानी कि रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है ओम गुणे मीटर। प्रतिरोध पूछे तो आपको ओम लगाना है, अगर प्रतिरोधकता पूछे तो आपको ओम गुणे मीटर लगाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल है। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है कि आपके घर में एक छोटे विद्युत संयंत्र में 4500 किलो जूल ऊर्जा उत्पादित होती है। ठीक है, कोई हीटर है मान लीजिए, वो 45 किलो जूल जो है उष्मा वो निकाल रहा है। तो आप एक 45 वाट का जो आपका बल्ब है वो लगभग कितनी देर तक जल सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो वॉट और टाइम में जो संबंध होता है वो होता है P इक्वस टू, यानी पावर इक्वस टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आपको पता ही होगा। अभी देखिए आपका पावर तो दिया है, आपसे टाइम पूछा है, तो जब आप टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो वर्क अपॉन पावर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें वर्क आपका दिया है 45 किलो जूल, तो किलो का मतलब क्या होता है 1000, है ना। और अपॉन में आपका वॉट कितना दिया है, वो दिया है 45। तो 45 में जब 45,000 में जब 45 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 1000 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, टी इक्वस टू आपका आ जाएगा 1000 सेकेंड, सॉरी मिनट नहीं सेकेंड। ठीक है, तो अभी ये 1000 सेकेंड आपका आ गया। अब ये कह रहा है कि कितना मिनट जलेगा। अब सेकेंड को जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आप 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये फाइनली आपका मिनट में आएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 16.67 मिनट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ये बी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 16.67 मिनट। ठीक है, देखिए आपका 43 वाला क्वेश्चन दिया है वो थ्योरेटिकल है, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल नहीं, कुछ आपको थियरी दिया है और आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट पहले पढ़िए आप। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें दिया है कि वे उत्तरी ध्रुव से निकलते हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाते हैं, ये चुंबक की बात कर रहा है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुणधर्म दिया है, तो ये बिल्कुल सही है कि ये जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। वे बंद परिपथ बनाते हैं, तो बिल्कुल बनाते हैं क्योंकि ये क्लोज लूप जो है वे फॉर्म करते हैं। सी है आपका कि जब दो चुंबक रखे जाते हैं तो वो प्रतिच्छेदित करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि उनका पोल कैसा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो प्रतिच्छेदित करें, वो अट्रैक्ट भी होते हैं। ठीक है, अ, आपका डी ये वाला जो सी है ये अभी रॉन्ग स्टेटमेंट लग रहा है। अब आगे वाला देखिए, वे शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में बहुत पास पास रखे होते हैं, तो बिल्कुल सही है, डी भी आपका बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दो चुंबक कभी भी अपने आप को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि एक लंबे सीधे विद्युत वाहक तार में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। आपको 3 स्टेटमेंट दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए इसमें फर्स्ट दिया है कि तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो पावर कभी भी इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्युत धारा से प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, तो बिल्कुल होता है। और दूरी से प्रतिलोमानुपाती होता है, तो बिल्कुल होता है। तो दूसरा और तीसरा आपका फॉलो कर रहा है, तो कौन से में है, ये सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें दिया है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा किस पर डिपेंड करती है।
तो आप लोगों ने नियम पढ़ा ही होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नियम। उसमें उन्होंने ये बताया था कि भैया अगर आप मुझे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा बता देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो इस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने अच्छे से उसमें समझाया है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि जो विद्युत धारा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर हमें मालूम होगी तभी हम उस पर लगने वाले बल की दिशा को हम बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए डिपेंड किस किस चीज़ पर कर रहा है, तो विद्युत धारा की दिशा पर लेकिन क्षेत्र की दिशा पर नहीं, तो बिल्कुल गलत है। क्षेत्र की दिशा पर लेकिन विद्युत धारा की दिशा पर नहीं, तो बिल्कुल भी गलत है। विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर, तो अभी मैंने आपको यही बताया कि ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा दोनों की दिशा पर डिपेंड करेगा, तभी आप फोर्स जो है वो समझ पाएंगे। और डी भी आपका स्टेटमेंट गलत है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि एक विद्युत फ्यूज आधारित है, तो फ्यूज का काम क्या होता है, जब ज़्यादा हीट हो जाता है तो वो क्या होता है, गल जाता है। ठीक है, तो उसमें जो तार लगा होता है वो उसका गलनांक बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे जो विद्युत फ्यूज का जो आपका बनेगा किस पर आधारित है, तो वो होगा यहाँ पे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, तो ये ऊष्मा पर डिपेंड करता है, बाकी का ये तीन स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि एक बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के शीर्ष पर जो कांच लगा होता है उसका कारण क्या होता है, मतलब वो कांच क्यों लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कि खाने को पकते हुए देखना, तो बिल्कुल गलत है। बॉक्स में अधिक सौर प्रकाश जाने के लिए, तो बिल्कुल भी गलत है। बॉक्स में धूल जाने से रोकने के लिए भाई कुछ और भी यूज कर सकते थे, बिल्कुल भी आपका ये गलत होगा। डी आपका आंसर है विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास कम करने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। जो आपका हीट लॉस है वो कम से कम हो इसके लिए वहाँ पे वो कांच जो है वो लगाया जाता है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र, ठीक है, न्यूनतम लगभग पवन की गति प्रयोग करते हैं, तो भाई स्पीड कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पवन चक्की आप लोगों ने देखा होगा बहुत धीरे धीरे चलती है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये चलती है। ठीक है।